All right. Hello, students. Mm, I hope you all have studied your 11th very well. 11th में आप लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है अगर हम नीट और जेई की बात करें, है ना। मतलब 11th के वो सारे चैप्टर्स उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने 12th के चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। 12th में एक चीज़ एड ऑन क्या हो जाता है कि आपको नीट के लिए तो पढ़ना ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट बोर्ड भी है ना। तो जेई के लिए और नीट के अलावा 12th के चैप्टर्स पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना होता है क्योंकि बोर्ड का भी एक मसला फंसता है। तो ध्यान ये रखेंगे, आप चूंकि अब 12th में आ गए हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हम पढ़ाई ऐसी करेंगे कि कुछ इरिलेवेंट चीज़ों को हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इरिलेवेंट होती है, मतलब एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हैं वो ठीक है, वो तो जरूरी की चीज़ है बिकॉज वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स क्या होता है कि आप खरीद चुके होंगे, है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको हमें वो इरिलेवेंट है, हमें पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, ना ही बोर्ड में आएगा ना ही नीट जेई में आएगा। इसलिए उन इरिलेवेंट चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना भी मतलब हम लोगों का ही काम है ना। ये मैं भी आपको बताऊंगा कि देखो ये वाली टॉपिक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो उन चीज़ों को हम लोग छांटेंगे कि जो इरिलेवेंट है। दूसरी बात, हमें टाइम का भी ध्यान रखना है ना। टाइम का ध्यान रखने का मतलब हम लोगों को इस प्रकार पढ़ना है कि जैसे एक टाइम बाउंड है, जैसे सपोज एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि 1 साल है, सपोज 1 ईयर इज एलोकेटेड। तो अब क्या है कि 1 ईयर अगर एलोकेटेड है उसके लिए तो हम लोगों को थोड़ा कम टाइम में पढ़ के उसे रिवाइज भी कर लेना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 1 साल लगा देंगे अंतिम चैप्टर तक। जैसे अंतिम चैप्टर है सेमीकंडक्टर, तो पता चला कि बिल्कुल 12वें महीने में हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को थोड़ा जल्दी भी पढ़ लेना है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे 9 मंथ में हम लोगों को पढ़ लेना है, बचा 3 मंथ जो है उसमें रिवीजन कर लेना है। अच्छा, बात यहाँ रिवीजन की हुई तो प्लानिंग ऐसा है कि हम लोगों को रिवीजन इस प्रकार करना है कि हमारा 11th भी रिवाइज हो जाए और 12th भी रिवाइज हो जाए। हम लोग स्विच करते हैं, हम लोगों को पढ़ना क्या है ना। हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रो। देखिए 12th में जो है, अगर हम 12th की बात करें, 12th में पढ़ना क्या है फिजिक्स में, तो पूरे 12th में एनसीईआरटी के मुताबिक जो 2 पार्ट है उसमें पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द फर्स्ट पार्ट इज, है ना, फॉर 12th, अगर हम फॉर 12th हम मोटा मोटी बात करें, है ना, मोटा मोटा बात करें, बाय एंड लार्ज मतलब ओवरऑल बात करें तो फॉर 12th पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग बांटते हैं, है ना। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। पार्ट 1 पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसी में सारी चीजें आती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है इसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है इसमें, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ जाएगा इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, इसी में अल्टरनेटिंग करंट भी आ जाएगा और इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स तक हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं और वो हमारा पार्ट 1 है, एनसीईआरटी का पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करें, इस पार्ट 2 में हम लोगों को ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। बाय एंड लार्ज हम लोग बात कर रहे हैं ना। बाय एंड लार्ज का मतलब जैसे ऑप्टिक्स की अगर बात करो तो ऑप्टिक्स में ही है ना, इसमें ही आपको 2 अलग अलग चैप्टर हो जाएंगे, एक रे ऑप्टिक्स एक वेव ऑप्टिक्स, दोनों को मिला दो तो ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में देखो तो 4-5 चैप्टर छोटे छोटे बन जाएंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर एटसेट्रा। तो ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स हम लोगों को पढ़ना है। अगर जेई और नीट की बात करो तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे 23 क्वेश्चंस बनते हैं पक्का, है ना। 45 अगर नीट की बात करो, 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, तो 23 क्वेश्चंस 12th से आते हैं।
लगभग कभी कभी 22 भी आ सकते हैं, है ना। तो उस 23 में से इन दोनों का बिल्कुल इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब 11 क्वेश्चन 11 इससे तो 12 इससे होगा, या 11 इससे तो 12 इससे होगा। पार्ट 1 से अगर 11 क्वेश्चन आते हैं तो पार्ट 2 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आप ठीक से ढंग से देखेंगे तो। अच्छा, कभी कभी वैरी भी कर सकता है ये चीज, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 5 या 4 क्वेश्चन आए, 9-10 तो जरूर आएंगे। जैसे 9-10 इससे आएंगे तो 13-14 इससे आ जाएंगे, इस टाइप से होगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक को हम बिल्कुल इग्नोर करके चलें। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिए तो पढ़ लिया, नीट के लिए है ना इग्नोर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। तो 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले जान जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये नाम ही सजेस्ट करता है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज से है यहां, और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट से है। मतलब चार्ज एट रेस्ट की पढ़ाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। चार्ज एट रेस्ट की पढ़ाई है, मतलब चार्ज, कोई भी चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो वो अपने आसपास क्या इफेक्ट डालेगा, है ना, या आसपास के दूसरे फैक्टर्स से वो खुद कैसे इफेक्टेड होगा, है ना। ऐसी चीजों की पढ़ाई हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। तो अब एक नया चीज आ गया चार्ज, और एक नया वर्ड आ गया रेस्ट। रेस्ट तो नया वर्ड नहीं है आपके लिए, पुराना वर्ड है, लेकिन रेस्ट का मतलब यहां इसलिए लिखा गया है क्योंकि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म, है ना, दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। तो ध्यान ये रखेंगे कि जब कभी भी रेस्ट या रेस्ट वर्ड आया तो आपके जहन में, आपके दिमाग में एक बात जाना चाहिए कि ये किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। अभी हम लोग जब तक कुछ मेंशन ना हो कहीं भी रेस्ट एंड मोशन का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ग्राउंड का मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे, है कि नहीं। जब तक कुछ मेंशन ना हो, जैसे मैं बोल दूं यू आर एट रेस्ट, तो आपको ये समझना है यू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। मैं बोल दूं ए इज एट रेस्ट, ए कोई बॉडी है एंड दैट इज एट रेस्ट, तो आपको ये समझना है कि ही इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या ही इज इन मोशन तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, कुछ भी, रेस्ट चाहे मोशन। चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब सबसे पहले हम लोग चार्ज को समझे कि ये चार्ज क्या है ना। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन को। अगर कोई कहे कि चार्ज का डेफिनेशन क्या है तो लिख लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ड्यू टू विच a body experiences and creates electric and magnetic effect, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। एक ऐसा प्रॉपर्टी है चार्ज, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब प्रॉपर्टी तो हो ही गई, कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी बन सकती है अगर वो मेजरेबल हो तो, ये 11th में आपने पढ़ा होगा। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ड्यू टू विच ए बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब चार्ज अगर कहीं आ गया तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है, और नहीं तो क्रिएट भी कर सकता है ना। जैसे आगे हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा भी, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वही चार्ज किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। मतलब दोनों बातें चलेगी, दोनों घर चलेगा। जैसे मैं चार्ज हूं तो मैं किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब मेरे पे इफेक्ट भी कुछ आ सकता है, जैसे फोर्स लग सकता है, और मैं अगर चार्ज हूं तो मैं किसी दूसरे पे भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता हूं। तो मैं दोनों काम कर सकता हूं, एक्सपीरियंस भी कर सकता हूं, क्रिएट भी कर सकता हूं अगर मैं चार्ज हूं तो। उसी तरीके से हम देखेंगे आगे, जब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट खत्म होगा तो मैग्नेटिज्म में भी देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा चार्ज की वजह से होगा, और दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में हम एक्सपीरियंस भी करेंगे फोर्स,
या बहुत सारी चीजें है कि नहीं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज एसआई यूनिट अगर चार्ज की बात करें तो इट इज कूलम्ब। एसआई यूनिट इज कूलम्ब। एक साइंटिस्ट था, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कूलम्ब, है ना। इसको हम लोग आगे देखेंगे भी। आपने बचपन में पढ़ा होगा चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, एक छोटे फॉर्मूले। अभी ऐसा कुछ यहाँ हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं करंट इनटू टाइम, करंट नाम की चीज अभी बहुत देर तक नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा यूनिट कूलम्ब है तो मैं आपको बता दूं, चूंकि आप 12th में आ गए हैं, तो इसका डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चार्ज Q इज इक्वल टू, चार्ज को जनरली Q से डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू IT। तो यहां से हम लोग तुरंत इसका क्या निकाल सकते हैं, जैसे कूलम्ब को क्या लिख सकते हैं, तो एम्पियर सेकेंड, यानी मैं लिख सकता हूं 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, है ना, ये भी लिख सकता हूं। दूसरी बात, इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम्पियर का A और सेकेंड का T, AT, या मैं ऐसे लिख सकता हूं M0 L0 TA, यानी द डायमेंशन ऑफ मास इन चार्ज इज 0, क्योंकि डायमेंशन उस पावर को कहते हैं। द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन चार्ज इज 0, क्योंकि पावर। लेकिन टाइम का डायमेंशन कितना है, 1 है, और करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कितना है, वो भी 1 है। तो M0 L0 T1 A1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपल चार्ज की अगर हम बात करें तो। द नेक्स्ट थिंग इज, ये चार्ज एक्चुअली में क्रिएट कैसे होगा, है ना। ये चार्ज हम लोग आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे क्रिएट, है ना। तो चार्ज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अब हम लोगों को ये समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, है ना, तो जनरली क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग अगर समझे कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम का, है ना, सोडियम का Na, है ना। Na की अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। 11 का मतलब अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 281। और एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम सब जानते हैं कि एटम में 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस पार्ट, है ना, और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। न्यूक्लियस पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना, सर्टेन ऑर्बिट्स में, है ना। सर्टेन ऑर्बिट्स बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर ही सकते हैं, कहीं किसी भी r डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देंगे, ये सब बात हम नहीं बोल सकते, है ना। तो अगर हम सोडियम से समझें एटम के स्ट्रक्चर का, तो उन्हें चार्जिंग समझ में आ सकती है कि नहीं। ऑलराइट, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करो सोडियम में, सोडियम के न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस होगा और ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा अगर हम सोडियम की बात करें तो, है ना। सपोज अगर इसमें चार्ज की बात करें तो ध्यान रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बात अब करना शुरू पड़ेगा और प्रोटॉन की बात करना पड़ेगा। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज भी साइंटिस्टों ने ढूंढ लिया है, जिनको हम क्वार्क पार्टिकल्स कहते हैं, लेकिन we won't consider quark particles as the smallest charge because quark particles are not stable, है ना। बड़ी शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ उनका होता है, 10⁻⁹ सेकेंड के रेंज में वो जिंदा रहते हैं, अदरवाइज वो कहीं और कन्वर्ट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, ये इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे, है ना। तो क्वार्क पार्टिकल्स ढूंढे तो जा चुके हैं, लेकिन उनको हम स्टेबिलिटी के मद्देनजर अगर बात करें तो वो छोटे चार्ज, सबसे छोटा चार्ज नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन की बात करें या एक प्रोटॉन की बात करें तो उस इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन पे हम लोग
स्मॉलेस्ट चार्ज पाते हैं कि सबसे छोटा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे वही चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मास की बात करें, देखिए चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है दोनों पे, लेकिन मास बिल्कुल अलग अलग है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से तकरीबन 2000 के आसपास 1840 टाइम्स होता है जनरली, है ना। मास वास की बात अगर हम करें तो अभी हम चार्ज की बात करते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इट इज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस, है ना। ये किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कह रखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक ट्रेडिशन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसका एक लॉजिक यही है, एकमात्र लॉजिक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव देने का, कि इस वजह से, है ना, इस नेगेटिव और पॉजिटिव के दे देने से हम इन फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को मतलब कैलकुलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, है कि नहीं। तो ये ट्रेडिशन है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिटिव बोला गया होता तो प्रोटॉन को नेगेटिव बोल देते, है ना, फिर हमारा थोड़ा सा आइडिया चेंज हो जाता, लेकिन कंक्लूजन वही निकलता। तो Na, सोडियम की बात करें तो सोडियम, जब प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन कितना है उसमें, प्रोटॉन भी 11 है, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अभी अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। तो सोडियम पे चार्ज है, सोडियम यानी जब चार्ज की बात करो सबसे पहले तो 11 प्रोटॉन का चार्ज प्लस 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 11 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम प्लस 11 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ये नेट चार्ज है सोडियम पे, नेट चार्ज है कि नहीं, क्योंकि 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज 11 प्रोटॉन का चार्ज 11 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और 11 इंटू 1 माइनस 1.6, क्योंकि 11 ही इलेक्ट्रॉन है 11 ही प्रोटॉन है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। लेकिन इससे हम लोग एक चीज पहले कंक्लूजन निकाले, न्यूट्रॉन को क्यों नहीं लिया, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो न्यूट्रल स्टेट में यानी जनरली सोडियम कहीं है तो उससे मतलब वो न्यूट्रल है, यानी एटम्स आर जनरली न्यूट्रल। सोडियम का ये एटम है, वो जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जब तक कुछ मेंशन ना हो। लेकिन सपोज इसी सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन में, ये वाला, ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, इसको कहीं निकाल लो, इसको कहीं रिलीज कर दे, ये भेज दे, किसी को दे दे, है ना, जैसे भी दे, कोई खींच ले या ये खुद दे दे, या जैसे भी वट एवर द मेथड इज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब नेट चार्ज क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के जाते ही नेट चार्ज, नेक्स्ट केस में अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज अब हो जाएगा, प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में होते हैं, है ना, 11 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है कि नहीं। ऑलराइट, तो 11 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम ऑन प्रोटॉन का चार्ज, प्लस अब 10 बचेंगे क्योंकि एक निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 प्लस 8 10, 10 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अगर अब इसको आप देखो तो ये 11 प्रोटॉन माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग कह सकते हैं प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बचा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर और पॉजिटिव चार्ज बचा, चाहे एक प्रोटॉन का चार्ज बच गया। यानी सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर की तरफ गया, ये ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। पता है, ये देखने से ही क्लियर है कि 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 नेगेटिव चार्ज 10 पॉजिटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करेगा। एक पॉजिटिव चार्ज तो तब भी बच जाएगा क्योंकि 11 और 10 है, तो एक पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इससे एक चीज क्लियर होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी को दे दोगे तो आप पॉजिटिव चार्ज हो जाओगे, आप क्या हो जाओगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाओगे। उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन
रिसीव करते हो तो आप नेगेटिव चार्ज हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? नेगेटिव चार्ज हो जाओगे। यही चीज इससे समझाना था मुझे। यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज क्रिएट होगा। हालांकि प्रोटॉन के का भी ट्रांसफर की बात हम सोच सकते हैं, लेकिन सोचेंगे नहीं यहाँ पे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जब कभी भी चार्जिंग की बात आएगी, हम लोग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात सोचेंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से भी हो जाता है ना, किसी से भी। जैसे आपको खुद किसी एटम को आयनाइज करना है, चार्ज कर देना है, तो आप इलेक्ट्रॉन पे ही अटैक करोगे, क्योंकि बाहर बाहर वही है। जैसे इसी सोडियम को आप क्या चाहोगे? ये पहला इलेक्ट्रॉन है, उसी को पहले खींचोगे। बाद में इनर सेल में एंट्री करोगे, तब ये 8 इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर सकते हो। इसको खत्म करोगे तब यहां जा सकते हो, इसको भी खत्म करोगे तब न्यूक्लियस पे जा सकते हो। ऐसा अगर सोचो तो आसान क्या है? आसान है इस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को ही, है ना, के साथ ही आप कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन ऐसी बातें हम लोग सोचेंगे नहीं, है ना। ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन से समझेंगे, क्योंकि हम लोग मेथड खाली जान सकते हैं, एग्जैक्टली कैसे हुआ होगा इसको जानने की अभी कोई जरूरत नहीं है ना। ये सारी चीजें बहुत आगे जाकर के पढ़नी होती है कि आखिर में होता कैसे है ना। ओके, तो चार्ज को हम लोगों ने क्या कर लिया? क्रिएट कर लिया। कैसे क्रिएट किया? चार्ज को क्रिएट कैसे किया? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। जैसे ये एक बॉडी है, अगर ये बॉडी है, ये पहले से न्यूट्रल है, ये पहले न्यूट्रल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया कुछ, ये क्या हो जाएगा? ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसी तरीके से ये कोई बॉडी है, ये पहले से न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब पहले इसमें, इसके एटम में क्या थे? पहले इसके एटम में जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यही बॉडी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आप दे दोगे तो पॉजिटिव चार्ज आप हो जाओगे, अगर आप रिसीव कर लोगे तो नेगेटिव चार्ज। अब कितना इलेक्ट्रॉन लोगे, कितना इलेक्ट्रॉन दोगे, तब जाके एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप पे कितना एग्जैक्ट पॉजिटिव और कितना एग्जैक्ट नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो एक पॉइंट हम आ चुका है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। दूसरा, स्केलर क्वांटिटी तो है ही। तीसरा, एडिशन ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज डन अलजेब्रिकली। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जब बोलूं तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी बातों को अगर लिखवाऊंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। हाँ, बीच बीच में मैं कुछ सजेशन दूंगा, उसको भी फॉलो करेंगे। जैसे कुछ डेरिवेशंस ऐसे हैं जिसका मैं हिंट दे दूंगा, लेकिन आपको बोलूंगा घर पे करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब उस दिन जिस दिन ये लेक्चर मिलेगा उस दिन ये काम जरूर करेंगे, है कि नहीं। बहुत ऐसे डेरिवेशंस है जो कि मैं ही कर दूंगा, बहुत ऐसे डेरिवेशंस है जिसका मैं हिंट दे दूंगा, आप कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का, थोड़ा सा आपको कोप अप करना होगा विद मी, है कि नहीं। जब हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तब तो और मजा आएगा ही, लेकिन मजा इससे भी लेंगे, ऑनलाइन का भी, वीडियो लेक्चर्स का भी मजा लेंगे, है कि नहीं, पढ़ेंगे भी। ऑलराइट, तो चार्ज की प्रॉपर्टी में चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है आप देख रहे हो। दूसरा, चार्ज को जब हम ऐड करते हैं तो अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं। जैसे अलजेब्रिकली ऐड करने का मतलब सीधे साइन के साथ ऐड कर देना। जैसे कहीं पे 2 कूलम है, कहीं पे 3 कूलम है, कहीं पे -4 कूलम है, नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 3 2 5 -4 यानी 1 कूलम हो जाएगा। मतलब सीधे एडिटिविटी इसी को कहा जाता है कि नहीं। दूसरा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब आप समझिए, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड अगर आपने बोल दिया, है कि नहीं। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चार्ज, क्यू, अगर मान लो इस पे क्यू चार्ज है, अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बात की बात है, लेकिन इतना श्योर है ये क्यू जो होगा डेट इज ±NE, है ना। ये क्यू इज इक्वल टू ±NE ये बताता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही हो सकता है किसी भी बॉडी का चार्ज। एन क्या है? तो इंटीजर है। एन इज इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन नॉट इक्वल टू 1.5 हो सकता है, इंटीजर है क्योंकि फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं हो सकता है। एन नॉट इज इक्वल टू 7/4 हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि किसी पे 1.5 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल गलत बात है। किसी पे 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है के चार्ज के बराबर चार्ज हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज हो सकता है ना, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है
है कि नहीं, ध्यान रखेंगे। इसलिए ऐसा हम लोग चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। जैसे इस पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं, है कि नहीं, कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, ये घर पे कीजिएगा, मैंने बोल दिया, आप बस ट्राई कीजिएगा। व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहीं हो जाएगा तो कितना चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। फिर अगर आगे हम बात करें तो विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल क्लियर बात है, आप भी समझ सकते हो। अगर आपके पास आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तभी तो चार्ज क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा यानी आप में एटम है, एटम में यानी मास होगा। इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है, प्रोटॉन में भी मास होता है, और अभी बात हुई है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज क्रिएट होगा, यानी मास के बिना चार्ज को सोचना भी क्या है, इम्पॉसिबल है। लेकिन विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल। जैसे वही सोडियम में जब 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो उस पर कोई नेट चार्ज नहीं था, क्योंकि 11 प्रोटॉन का चार्ज और 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल आउट हो रहा था। तो मास तो था लेकिन चार्ज नहीं था। उसी पे चार्ज कब आया, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बट विदाउट चार्ज मास कैन बी पॉसिबल। आगे अगर बढ़े चार्ज की प्रॉपर्टीज में, तो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को का एप्लीकेशन हम लोग कैपेसिटर में देखेंगे, या पोटेंशियल जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देखेंगे। लेकिन एक चीज इसमें ऐड कीजिएगा कि ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज तो कंजर्व होता है, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मे और मे नॉट बी कंजर्व, है ना। नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कभी कभी बदल सकता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिएगा, आप मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग जब न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक पॉजिट्रॉन और एक बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स का एक अलग नाम भी होता है, दूसरा नाम बीटा पार्टिकल्स, ये दोनों मिलकर के, है ना, ये दोनों मिलकर के गामा रेज बनाते हैं, प्लस एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में अगर देखें तो इस रिएक्शन में नेट चार्ज कंजर्व है, क्योंकि LHS का चार्ज पॉजिटिव, जितना पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, है ना। पॉजिट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है ना। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को अगर ऐड करेंगे तो नेट चार्ज इधर 0, राइट साइड में देखेंगे तो गामा रेज भी न्यूट्रल होते हैं, इस पे भी नेट चार्ज 0। तो चार्ज तो क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम अगर इस पूरे रिएक्शन में देखा जाए, कहीं हुआ होगा किसी सिस्टम में जिसको हम आइसोलेटेड बोल रहे हैं, तो ठीक है, LHS का चार्ज बराबर RHS का चार्ज, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट कंजर्व। टोटल चार्ज कंजर्व्ड है, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व नहीं है, क्योंकि इधर LHS में 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और इधर एक भी नहीं है। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर 2 है, इधर 0 है, लेकिन टोटल चार्ज भी इधर 0 है, इधर भी 0 है। ऑलराइट, अगर हम आगे बढ़े, है ना, उसके बाद अगर कि चार्ज हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मे और मे नॉट बी कंजर्व, है ना, ये बात। उसके बाद एक पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। एक पॉइंट है जो कि किताबों में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। तो चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, तो रिलेटिविटी फिजिक्स का एक पार्ट है जो कि आइंस्टीन, द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनसे पहले जब हम न्यूटन ने जो मैकेनिक्स दी हम लोगों को, तो न्यूटन ने कहा कि मास, लेंथ, टाइम, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये चेंज नहीं करते हैं, है ना। ये किसी का जैसे 10 kg मास है तो वो रहेगा, है ना, वो कहीं भी रहे, वो अर्थ पे रहे, रेस्ट में रहे, मूव करे, सन पे चला जाए। इसी बात को हम मानते भी हैं हालांकि, है ना, उसी न्यूटन की मैकेनिक्स को हम मैक्सिमम टाइम मानेंगे जब हम प्रिपरेशन करते हैं, 11th 12th पढ़ते हैं तो। लेकिन आइंस्टीन ने इसमें एक बात ऐड किया, बोला कि नहीं, आइंस्टीन ने कहा कि जब आप बहुत अच्छे खासी स्पीड से चलने लगते हो स्पेस में, या इवन कम स्पीड से भी चलते हो, कम स्पीड से थोड़ा वेरिएशन कम होगा, वो एक अलग बात है। आइंस्टीन ने कहा कि मास, लेंथ, टाइम, ये सब, है ना, जी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये तीनों जो हैं, बाकी और भी करते हैं इनसे जो डिराइव होते हैं, लेकिन मास, लेंथ, टाइम के बारे में उसने बोला कि ये स्पीड के साथ बदलते हैं। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है तो होता है। अगर अब वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहे, नेगेटिव में होता है, वो एक अलग बात है, वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर पर सेकंड से चले,
वो इलेक्ट्रॉन चांद पे चला जाए, कुछ भी हो जाए, वो किसी भी स्पीड से चले, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट यही हुआ इसका मतलब। लेकिन मास जो है ना वो वेरिएंट होता है, मास जो है वो वेरिएंट होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, m0 इज द मास और वो रेस्ट में है, ग्राउंड पे वो रेस्ट में है, उस ऑब्जेक्ट का मास m0 है, तो दिस m0 इज कॉल्ड रेस्ट मास, दिस m0 इज कॉल्ड रेस्ट मास। यही ऑब्जेक्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि यही ऑब्जेक्ट अगर v स्पीड से चलने लगे तो इसका मास अब m0 नहीं m हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सेम है ये दोनों, ध्यान रखेंगे, ये अलग ऑब्जेक्ट नहीं हुआ इसका, ये m0 और यहां मैं m0 नहीं खाली m लिख रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, नो, दोनों सेम ऑब्जेक्ट है। जब आप चलने लगे v स्पीड से तो अब आपका मास m0 नहीं m हुआ। अब आप पूछेंगे कि सर इस m0 और m में कोई रिलेशन है क्या? तो हाँ है। कहां से आया अभी आप नहीं सोचेंगे, लेकिन मैं जस्ट वो रिलेशन लिख देता हूं। दिस m इज m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, है ना। ये जो मूविंग मास है m, ये m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर के बराबर होगा, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, v इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल जिससे आप चल रहे हो। इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि m जो होगा वो m0 से बड़ा ही होगा, ज्यादा ही होगा, है ना, क्योंकि 1 बाई m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, है ना। तो 1 माइनस कुछ, 1 से कुछ भी सब्सट्रैक्ट होगा तो वो 1 से कम हो जाएगा। और किसी भी चीज में 1 से कम, 1 से छोटे किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो ओवरऑल बढ़ जाएगा। जैसे 10 बाई 3/4 करते हो तो वो 10 से ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि 3/4 1 से कम है। 40/3 हो जाएगा, दैट इज 13.33 हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 10। वही बात है, क्योंकि नीचे 1 से कम आ जाएगा इसलिए m0 से ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप इस पे चार्ज प्लस क्यू होता तो इस पे भी चार्ज अभी प्लस क्यू नहीं होता, आप रेस्ट में रहो तब चाहे मूव करो तब। इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट, मास वेरी करता है। अब एक टर्म आता है स्पेसिफिक चार्ज, है ना, एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक चार्ज, है कि नहीं। तो स्पेसिफिक चार्ज जो है ये क्या है, तो स्पेसिफिक चार्ज होता है दैट इज चार्ज बाय मास, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज बाय मास, है ना। यहीं पे मतलब किसी भी पार्टिकल का चार्ज पता हो, मास पता हो, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहीं पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज और प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना। चार्ज तो दोनों का पता है ना। आप दोनों का मास भी पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो आप देख लेना किसी किताब में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप देखना, नो इशू। आप निकालना है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर यूनिट की बात करें तो चार्ज का कूलम, मास का केजी, कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। और डायमेंशन का बात करें तो AT/m, ये हो जाएगा m-1 L0 TA, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। अब देखिए मैंने स्पेसिफिक चार्ज यहां क्यों इंट्रोड्यूस किया। स्पेसिफिक चार्ज इंट्रोड्यूस करने का रीजन था कि अगर अब मैं आपसे कहूं कि कोई चार्ज पार्टिकल चलने लगे और रिलेटिविस्टिक अप्रोच को भी अगर आप ध्यान रखो तो मास तो चेंज होता है, चार्ज चेंज नहीं होता है, लेकिन क्या स्पेसिफिक चार्ज चेंज होगा? तो होगा, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाय मास। चार्ज तो चेंज नहीं होगा, लेकिन चूंकि मास चेंज होगा, है ना, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज चेंज होगा। यानी चार्ज इज इनवेरिएंट बट स्पेसिफिक चार्ज इज वेरिएंट, ये कहेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन मैं दूं कि इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन सुनिएगा, उसको मैं अभी करके भी दिखा दूंगा। इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल increases, if speed of a charged particle increases, then its specific charge, 4 ऑप्शन, increase, increases, decreases, remain same, और 4th ऑप्शन can't say anything, can't say anything, है ना। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, can't say anything। तो देखिए अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं, मैं सवाल का जवाब भी देता हूं कि अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं, है ना, तो स्पीड जब आप बढ़ाएंगे तो v बढ़ेगा,
यानी वी ए स्क्वायर बाई सी ए स्क्वायर बढ़ेगा, यानी 1 माइनस वी ए स्क्वायर बाई सी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, घटेगा। जैसे पहले ये v जितना ज्यादा होगा, ये v जितना ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए पहले v बाई सी 1/2 था, है ना, 1/2 था, तो ये 1 माइनस 1/2 था। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पहले 1/2 था, तो ये 1 माइनस 1/2 था, यानी √1/2 था। अब ये 1/2 से ज्यादा हो गया, 3/4 हो गया, तो 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा, 1/4, यानी ओवरऑल ये नीचे वाला चीज क्या हो जाएगा, घटेगा। जब ये नीचे वाला चीज घटेगा तो ये m क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब ये m बढ़ जाएगा तो चार्ज बाई मास, मास चूंकि बढ़ेगा तो चार्ज बाई मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी डिक्रीज करेगा। यानी स्पीड इंक्रीज करने से स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं। लेट अस प्रोसीड। तो अब हमने देखा अगर हम बात करें कि ये चार्जिंग बेसिकली की कैसे जाती है ना। वैसे तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर कर दोगे तो चार्ज आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप कहीं भी कर दोगे तो चार्ज उस पर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे अगर कहूँ कि क्या कोई मेथड है जिससे, या मेथड्स हैं जिससे चार्जिंग किया जा सके, तो हाँ है। चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, है ना, बहुत सारे मेथड्स हम लोग देखेंगे। मैं आपको वैसे ही कुछ नाम बता देता हूँ मेथड्स, है ना। इसको आप जरूरी नहीं है कि इस पे रिसर्च कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये आने वाला है। इसमें जितने भी पॉपुलर मेथड्स हैं वो चार्जिंग के, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी जो मैं बोलूँ उसमें दो बातें ध्यान रखेंगे। किसी इंसुलेटर को चार्ज करना और किसी कंडक्टर को चार्ज करना, ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। आप कंडक्टर को चार्ज बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, है ना। जैसे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाई थर्मोआयनिक इमिशन और चार्जिंग बाई फील्ड इमिशन, है ना, बहुत सारे। चार्जिंग बाई फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, अभी मैंने जितने नाम लिए ये सारे नाम किसी कंडक्टर को चार्ज करने के हैं। लेकिन इंसुलेटर को अगर चार्ज करने की बात करो तो केवल और केवल ओनली चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, है ना, ओनली चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अच्छा, जब कभी भी फ्रिक्शन से चार्ज करते हो, किसी को भी करो, इंसुलेटर को करो चाहे कंडक्टर को करो, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक पक्का कोई इंसुलेटर होना चाहिए, एक पक्का कोई इंसुलेटर होना चाहिए। दोनों कंडक्टर होंगे तो नहीं होगा। ये इस बात का जवाब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस बात का जवाब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब कभी भी चार्जिंग बाई फ्रिक्शन करते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक कोई क्या होना चाहिए, श्योर इंसुलेटर होना चाहिए। दूसरा कंडक्टर हो सकता है, क्योंकि चार्जिंग तो दोनों की हो सकती है ना, जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर फ्रिक्शन से करना है हम लोगों को, तो ठीक है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन से रिलेटेड, इंडक्शन और कंडक्शन की अगर मैं बात करूं, फ्रिक्शन का मतलब जैसे प्लास्टिक को फर्श से हमने क्रिएट, सिल्क को ग्लास से हमने क्या कर दिया, रगड़ दिया, या सूखे बाल को, सूखे हेयर को कॉम से रगड़ देते हैं तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। कभी आपने ये प्रैक्टिकली देखा होगा, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल चार्जिंग ऑफ किसके थे, फ्रिक्शन के थे। अगर हम चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन देख ले, चार्जिंग बाई कंडक्शन की बात करें, चार्जिंग बाई कंडक्शन की बात करें, अगर चार्जिंग बाई कंडक्शन, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन का मतलब, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे प्लस Q1 चार्ज है, इस पे प्लस Q2 चार्ज है। हो सकता है दोनों में से किसी एक पे चार्ज ना भी हो, है ना, केवल किसी एक पे चार्ज हो। दोनों में से हो सकता है दोनों पे हो, या हो सकता है इस पे हो इस पे ना हो। आप कुछ ना करो, एक सिंपल कंडक्टिंग पाथ दे दो, है ना, कंडक्टिंग पाथ दे दो तो चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। अब चार्ज का ट्रांसफर इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ होगा या इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ होगा। चार्ज के नाम पे यहां ट्रांसफर कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज होना है। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होगा या इधर से इधर ट्रांसफर होगा, ये बात अभी हम पता, आगे मैं अभी बता देता हूं कि कैसे पता करते हैं, लेकिन पढ़ना डिटेल में बाद में है। तो चार्ज का ट्रांसफर, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा, और वो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये है कॉन्सेप्ट। अब पोटेंशियल वर्ड आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन। आपने कुछ नहीं किया, दो अलग अलग चार्ज बॉडीज को एक कंडक्टिंग तार से जोड़ दिया और उस तार के रास्ते इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो गया। अब राइट से लेफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या लेफ्ट से राइट होगा, ये बात की बात है। ये चार्जिंग बाई कंडक्शन हो जाए।
उसी तरीके से चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब जैसे मान लीजिए आपने ये कॉम को रगड़ लिया था ऐसे ऐसे रूखे बाल पे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपने देख लिया, मैंने बताया। तो अब होता क्या है एक्चुअली में, इस रूखे बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कॉम्ब पे चले जाते हैं, है ना। इस रूखे बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे कॉम्ब पे चले जाते हैं, हमारा कॉम्ब जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, कॉम्ब निगेटिवली चार्ज। तो मान लीजिए ये एक स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है ना, और ये मेटल का, ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये मेटल का रॉड है। ये किस चीज का रॉड है? मेटल का रॉड है, मेटल रॉड। मान लीजिए वो उस कॉम्ब को मैं इसके सामने ला दूं, वो कॉम्ब जो था ऐसे ऐसे ऐसा रहा होगा हमारा कॉम्ब। ये जो कॉम्ब हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से उस पर नेगेटिव चार्ज लाया है, इस कॉम्ब पे यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया होगा कॉम्ब पे। अब देखिए होता क्या है, ये मेटल रॉड क्या है? न्यूट्रल है। पहले मेटल रॉड क्या है? न्यूट्रल है। अगर इस मेटल रॉड को मैं क्या मानूं? आइसोलेटेड सिस्टम मानूं, तो हमने अभी पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। तो देखिए केवल अगर मेटल रॉड की बात मानूं तो मैं ये जो स्टैंड लगा है उस स्टैंड से किसी भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं कर रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें कुछ चार्ज आके और इस रास्ते से सीधे जमीन पे चला जाए, ऐसा अभी हम लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसा मान भी सकते हैं, कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए या न्यूमेरिकल या क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाए तो देखेंगे, ध्यान देंगे वहां पे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो देखिए ये निगेटिव चार्ज को देखते ही हमारा ये क्या है? मेटल रॉड है। अब मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप जान जाइए। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इंसुलेटर के पास ना के बराबर होते हैं, कंडक्टर्स के पास होते हैं, मेटल्स के पास होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वो बिल्कुल फ्री होते हैं, अपने न्यूक्लियस को छोड़ करके लैटिस में कहीं भी घूमते रहते हैं। उनको बस एक वेट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है ना, तो वो चलना भी शुरू कर देते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में कोई मतलब मदद करते हैं, वो जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात है यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चूंकि चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, इस कॉम के इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं किधर की तरफ भागेंगे, तो दूर भागेंगे चूंकि रिपल्सन होगा। यानी इस पूरे बल्क मटेरियल का, मेटल का सारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में भाग जाएगा, और लेफ्ट में भागने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इधर का रीजन, राइट साइड का रीजन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी राइट साइड के रीजन में, और लेफ्ट रीजन में इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा इफिशियंसी हो जाएगी। तो ये रीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये रीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी इसको देख करके, और इधर इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल ये मेटल रॉड अभी भी आपका क्या है? न्यूट्रल ही है, लेकिन राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन।